अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। शहबाज शरीफ शानदार और फील्ड मार्शल बेहतरीन शख्सियत हैं। रेड कार्पेट पर इस्तकबाल से लेकर 2 दिन में 3 मुलाकातों में कई अहम उमूर ज़ेरे गौर आए, जिनमें खित्ते का अमन, गजा की सूरत हाल और ट्रेड डील्स पर बात हुई। अमरीकी सदर ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो पाकिस्तान की पॉलिसी, नैरेटिव और कारकर्दगी से खासे मुतमईन दिखाई देते हैं। कहीं वो तारीफें कर रहे हैं तो कहीं थम्स अप करते दिखाई दे रहे हैं। तैयारा भी अपने सूट पर लगा लिया। खैर, इशारों में काफ़ी कुछ छुपा था, जिसका तयन मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम में किया जाए। पैनल में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार खान और शहर कायद कराची से सियासी रहनुमा सायरा बानो हमारे साथ मौजूद होंगी। गुफ्तगू का आगाज़ मैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब से करना चाहती हूँ। भट्ट साहब, आपने भी देखा कि मुलाकात कितनी पुरजोश हुई है और किस तरह जब शहबाज शरीफ रेड कार्पेट से उतरते हैं और फिर जब वो ओवल ऑफिस में आते हैं तो वहाँ वो जिस तरह हमने देखा कि शहबाज शरीफ के दोनों हाथ खड़े थे, कितनी खुशी से उन्हें मिलने के लिए हम देख रहे थे कि वो मिलेंगे अमरीकी सदर से। दूसरा, वो जो तैयारा लगाया हुआ था ट्रंप ने, वो किस चीज़ की अक्कासी कर रहा था? दुरुस्त फरमा रही हैं काबिल एहतराम मुनीज़े मोइन साहिबा, आप जो कह रही हैं, इसका मतलब है यहाँ त्यारा लगाने का। वो देखें राउंड में आपको नजर आ रहा है, शरीकों को तकलीफ और अजियत देना। अगर कोई ग्राउंड के अंदर हाथ हिला दे तो उनको तो वो साड़ा पड़ जाता है। अगर अमरीकी सदर ने अपने चेस्ट के ऊपर, छाती के ऊपर ये निशान लगा दिया है तो ये एंड हो गया है। लेकिन बात ये है, उनका फिक्रा भी बहुत, जिस तरह ये बहुत अहम है, उनका फिक्रा बड़ा अहम है। हमारे पास 2 अजीम रहनुमा आ रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ के मुतल्लिक फरमाते हैं कि हमारे पास 2 रहनुमा आ रहे हैं। नॉर्मली आप देखें ना तो ट्रंप का जो स्टाइल है वो सख्त, और जो हाथ मिलाते हैं वो जरा दोस्ताना अंदाज में नहीं मिलाते। लेकिन इस दफा उनकी बॉडी लैंग्वेज जैसे आप फरमा रही थी, बिल्कुल डिफरेंट मैंने तो फील की है। अच्छा, जब इस बात से, इस मुलाकात से, इस रेड कारपेट से एक बात और भी वाज़िह हो गई है कि जब 2 बराबर के अफराद मिलते हैं तो फिर जाकर इस किस्म की निगोसिएशन होती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस पोजीशन पे खड़ा है खित्ते में, दुनिया में, कि लोग इसके पीछे आने को तैयार हो गए हैं। मैं आपको अगर गौर करें ना, वन वे गुफ्तगू नहीं हुई। तीनों अफराद जब बैठे हुए हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं 1 बाय 1, तो तीनों अफराद एक दूसरे को गुफ्तगू को इंतहाई गौर से सुन रहे हैं। यानी ये पुरइत्माद फजा की निशानी है मुनीज़े, और एंड हो गया। मैं कोई तबसरा करना ही नहीं चाहता, मतलब कि मैं तो सीधा आपको ये फिक्रा कहना चाहता हूं कि अमेरिका को भी समझ आ गई है और उसने दुनिया को समझा दिया है कि पाकिस्तान एक अहम मुल्क है। और एक बात और नोट कर लें, जब इलाके का पहलवान अमेरिका हाथ रखता है, इस तरह की मुलाकात करता है, तो फिर तमाम अरब ममालिक जो हैं फिर वो सपोर्टिंग पोजीशन पर आ जाते हैं, फिर वो सपोर्ट करते हैं। इसी तरह IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारी चीजें जो हैं ये फिर अमेरिका के असर रखती हैं, ये सपोर्ट पर आ जाती हैं। इस मुलाकात का इंपैक्ट आएगा। और आखिरी 2 लाइनें मुनीज़े, मुझे समझ नहीं आ रही, कुछ लोग पर्सनल बाइस क्यों हो जाते हैं, कुछ लोग नफरत में इतना आगे चले जाते हैं कि वो पाकिस्तान से भी दूर हो जाते हैं। अब उन सबको खुदा का वास्ता है, मैं दरखास्त करूंगा कि इसके बाद तनकीद बराए तनकीद करना छोड़ दें। अब पाकिस्तान मार्क रोबियो के जरा कह के देखे ना मुनीज़े, किस तरह लाफ्टर आ रहे हैं जी। उनकी मुलाकात, उनके कहता ओ यार पुरान की हाल है, तू ठीक ठाक है, इस किस्म की बॉडी लैंग्वेज आ रही है। और आखिरी लाइन है मुनीज़े, पाकिस्तान दुनिया का 47वां नंबर है इकोनॉमी में, 47। पूरी दुनिया, रशिया, अमेरिका, चाइना सब कह रहे हैं जफी पाओ जफी पाओ। वाहे ये पूछे आप जरा ब्रिगेडियर साहब से कि असल कहानी की है। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, ताकतवर मुल्क और जिसमें ताकत नहीं होती उसमें फर्क तो है ना। अब पाकिस्तान अपनी ताकत का लोहा मनवा चुका है, और जबकि आप देखें वो जब ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई थी तब वो कितनी अंडर प्रेशर मीटिंग थी, सारा मीडिया ऊपर चढ़ा हुआ था। लेकिन जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल वहाँ मौजूद थे, अंदर का तो एम्बियंस ही कोई और था। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार खान साहब, आप हमारे साथ ही हैं। सर, आप मुझे बताएं, ये मुलाकात आपने भी देखी। एक तरफ आप देखें कि पाक भारत जंग से पहले
अमेरिका का रुझान भारत की तरफ भी था, लेकिन आज जब पाकिस्तान फातेह हो चुका है, पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान की तरफ है, बशमूल अमेरिका। तो आप मुझे बताएं, क्या ये तमाम ताकतवर ममालिक पाकिस्तान का साथ चाहते हैं? क्यों चाहते हैं, मैं ये जानना चाहूंगी। जी थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक ये परसों कमेंट था, माइकल कुगलमैन है जो साउथ एशिया पे बड़ी नजर रखते हैं और एक्सपर्ट हैं इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे। एंड ही सेड कि पाकिस्तान इज नाउ एंटरिंग द गोल्डन चैप्टर ऑफ इट्स डिप्लोमेसी, या गोल्डन एज जो है। मेरे ख्याल में इसमें 3 वजूहात हैं। एक जिस तरह जिक्र हुआ, आई थिंक भट्ट साहब ने भी किया कि ये पिछले 4 महीनों जो बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया है, भारत पे बहुत ज्यादा बेट किया गया था जी कि ये काउंटरवेट करेगा, और आपने देखा कि चाइना से क्या लड़ना था, पाकिस्तान ने इतनी ठुकाई की कि आप कहेंगे एक बड़ा स्वेयर आई थिंक डेंट आया जो अमेरिकन पॉलिसी को भी साउथ एशिया में, और पाकिस्तान इमर्ज करता है एज अ कंपेटिटिव, एज अ पीयर एंड एज अ स्टेबलाइजर ऑफ सिक्योरिटी। साउथ एशिया देखें बिल्कुल न्यूक्लियर वॉर के दाने पे खड़ा था, और पाकिस्तान ने फिर शुक्रिया भी अदा किया, तो अल्टीमेटली आपने पूरे आलमी अमन को बचाया है। नंबर 2 आई थिंक एग्रेसिव डिप्लोमेसी है दोनों की। आई वुड एड बेसिकली पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप है, शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। आप देखेंगे किस एग्रेसिव तरीके से, एक्चुअली इससे पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन आफ्टर बिनाल मरसूस और मार्का हक आप इनकी जैसे कॉन्टेक्स्ट देख लें, मिडल ईस्ट हो गया, चाइना है, उसके बाद ईरान है, और ये आई थिंक बड़े अच्छे बात हुआ कि पाकिस्तान इस वक्त जो है आंखों का तारा है ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, बड़ी जो पावर्स हैं, और बड़े अच्छे तरीके से इसको बैलेंस करके चल रहा है। अमेरिका ने भी रियलाइज किया है कि इंडिया इज बेसिकली अ डेड हॉर्स, और बल्कि मैं कह रहा हूँ कि आजकल ट्रम्प साहब जो है ना 3 चीजें इनको दे रहे हैं, 100 प्याज, 100 जूते और 4 लॉलीपॉप्स हैं। तो एक ट्वीट कर देते हैं, मुबारक देते हैं मोदी को, तो इंडियन उछल पड़ते हैं, साथ ही पता चलता है जी कि H1B1 वीजा पे पॉलिसी बदल गई है, टैरिफ्स लग गई हैं, अभी वहां से उनको शायद निकाला भी जाएगा। इंडियन बड़े स्केर्ड हैं, तो वो बात भट्ट साहब की ठीक है, शरीका नु आग लाना से इस तरह के जस्टर करने पैदे, तो ये है। तीसरा आई थिंक इज जो अभी डिफेंस पैक्ट हुआ है विद सऊदी अरेबिया, जो टेक्टोनिक शिफ्ट है, लोग इसको बड़ा अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आई थिंक मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी फीलिंग है कि पाकिस्तान अल्लाह के फजल से नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी है, एक ब्रदर है, और जेन्युइन जो है सिक्योरिटी दे सकता है। और अमेरिका ने मेरा ख्याल अभी रियलाइज कर लिया, उनके कुछ इंटरेस्ट अफगानिस्तान में भी है, बगराम एयरबेस लेने की बातचीत हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली दे हैव रियलाइज कि पाकिस्तान इज अ पार्ट टू रेकन विद, और उनको साथ लेके चलेंगे तो उसमें अमेरिकन इंटरेस्ट भी प्रिजर्व होगा, लेकिन आई एम श्योर पाकिस्तान जो है एक बैलेंस पॉलिसी के तहत आगे बढ़ेगा। ठीक है सायरा जी, आप मुझे बताएं इस मुलाकात को कैसा देख रही हैं? ये जो अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई, इतनी पुरतबाक मुलाकात, जिसके बाद ये देखा जा रहा है कि सिक्योरिटी के उमूर से हटकर भी पाकिस्तान जियो इकोनॉमिक्स पर आकर बातचीत कर सकता है, और पाकिस्तान हैज अ लॉट मोर टू ऑफर। अस्सलाम वालेकुम। अभी जैसे कि बाकी लोगों ने बताया, सब कुछ देखने में तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, और वो कहते हैं ना कि एक खुशी है कि पाकिस्तान को आलमी दुनिया में इतनी पजीराई मिल रही है। लेकिन साथ साथ अगर आप खिते की हालत देखें तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिल में कोई एक खौफ भी आता है, क्योंकि ये आपके प्रोग्राम में बात होती रही है कि ये ट्रम्प साहब का वो जो रवैया और जो इनका वो कहते हैं कि यू टर्न है, उससे थोड़ा सा वो होता है कि आप इंडिया की तरफ देख लें, कभी वो इंडिया को मतलब अपना दोस्त कहते हैं, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि फिर कोई ऐसी बात कह देते हैं जिसपे सोशल मीडिया और सब चीजों पे तूफान होते हैं, और फिर उसके बाद सारा कुछ हो जाता है। कल आपने देखा होगा वो तैयब अर्दोगान साहब को शाम के लिए उन्होंने बोल दिया कि तुम ये क्रेडिट लेने की कोशिश करो, और इलेक्शन रिगिंग का भी बोल दिया। मैं तो डर रही थी कहीं हमें भी ना बोल दें। तो बस बाकी सब चीजें वो है कि पाकिस्तान को अपना दामन बचाकर और बहुत सोच समझ कर इस तमाम चीजों को देखना चाहिए, क्योंकि आगे जिस तरीके से ये गजा में ये जो एक इस्लामी ममालिक की फौज को तैनात करने की बात कर रहे हैं कि वहां पर उसकी वो जो रिहेबिलेशन और बाकी सारा कुछ है, उस चीजों को भी देखना है कि भाई सारा जो किया आपने है, और फिर आप इसको इस्लामी ममालिक को बीच में वो करके आई डोंट नो आगे उसकी क्या सूरत हाल होगी। फिर ये ईरान का है, फिर आपने चाइना का देखा, और अब मुझे नहीं पता कि हम लोगों को अच्छा ही सोचना चाहिए, लेकिन जो हालात हैं और जब हम चारों तरफ देखते हैं तो थोड़ी सी परेशानी है, क्योंकि हम लोगों की जो वो कहते हैं ना कि इलाकाई और जो खिताई जो अहमियत है वो बहुत ज्यादा है। आप अपने राइट लेफ्ट देख लें पाकिस्तान कहाँ पर है, तो इस तरफ ईरान है, और जिस तरीके से अफगानिस्तान में बेस उसकी बात हो रही थी, और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर नहीं दी, और साथ साथ धमकी भी चल रही है।
सलमान आबिद साहब, आपने भी देखा कि इस मुलाकात का एलामिया जो पाकिस्तान की जानिब से जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि जियो इकोनॉमिक्स पर बात हो रही है। बात हो रही है कि पाकिस्तान क्या ऑफर कर सकता है और अमेरिका किस डिपार्टमेंट में दिलचस्पी रखता है, आईटी में रखता है, मादनियात में रखता है, ऑयल एक्सट्रैक्शन में रखता है। अब अगला मरहला इसका होगा। मैं चाहती हूँ आप इस पर रोशनी डालें कि किन किन मामलात पर आने वाले वक्तों में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कोई मुआहिदे हो सकते हैं। देखिए, पहली बात तो यह कि मौजूदा सूरत हाल में 3 डायमेंशन पाकिस्तान के हक में आई है। पहली डायमेंशन ये है कि बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के अंदर हमें एक बहुत बड़ी गर्मजोशी देखने को मिल रही है और अमेरिका की तवज्जो का मरकज़ पाकिस्तान है। दूसरी डायमेंशन ये है कि जो मुस्लिम दुनिया है उसके तवज्जो का मरकज़ भी पाकिस्तान बन गया है और रीजनल पॉलिटिक्स में जो एक इनबैलेंस था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, वो भारत और पाकिस्तान की कशीदगी के बाद एक तवाज़न पर आ गया है और अब कोई पाकिस्तान को रूल आउट नहीं कर सकता और फिर चीन भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है। एक तो ये डायमेंशन है। अब जब इस सारे कॉन्टेक्स्ट को देखें तो फिर आप देखें कि पाकिस्तान के पास एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का दरवाज़ा भी जो है ना विंडो खोला है। पहले हम सी पैक के ऊपर एक नई अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर रहे थे, अब अमेरिका के साथ बराह रास्त ट्रेड की बात हो रही है, मिनरल्स की बात हो रही है, आईटी की बात हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही है और इसी तरीके से दीगर शोबाजात में भी बात हो रही है। और ये जो अभी हालिया मुलाकात ट्रंप के साथ हो रही है उसमें जो फोकस है वो ट्रेड है। और आपको याद है कि ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने जो जंग बंद करवाई थी पाकिस्तान भारत के दरमियान उसमें बुनियादी तौर पे ट्रेड को बतौर जिसे कहते हैं टूल इस्तेमाल किया था जी। अच्छा, इसी के साथ साथ अब चाइना की दिलचस्पी भी पाकिस्तान के अंदर बढ़ गई है। मुस्लिम दुनिया में देखिए ये जो पाकिस्तान अरब माहिदा हुआ है उसके बाद एक और नई अपॉर्चुनिटीज़ के विंडो खुल रहे हैं। मेरे मिडिल ईस्ट से भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। तो एक जो पाकिस्तान इकोनॉमिकली आइसोलेट हुआ था और उसके ऊपर जो सख्त मुश्किलात हैं उसके लिए नए इम्कानात और नई पॉसिबिलिटीज़ खुल रही हैं। अब ये पाकिस्तान के ऊपर है कि पाकिस्तान इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा कैसे उठाता है, कैसे अपने कार्ड खेलता है, कैसे अपने लिए रास्ता निकालता है ताकि पाकिस्तान अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबल कर सके। और वो जो हमने कहा था ना कि हम रीजनल इकॉनमी के ऊपर फोकस करेंगे और रीजनल इकॉनमी के साथ साथ अब इंटरनेशनल इकॉनमी का दरवाज़ा भी खुल रहा है। यकीनी तौर पर यह बात पाकिस्तान का जो इस वक्त केस है वो भारत के लिए काबिल कबूल नहीं है। भारत में बड़ी परेशानी है इस वक्त पाकिस्तान के उभरते हुए सफारती जो इस वक्त करैक्टर उसका बिल्ड हो रहा है। इसी तरीके से इसराइल के अंदर भी परेशानी है। यानी जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं वो ये समझ रही है कि पाकिस्तान का इस वक्त उभरना जो है वो उनके हक में नहीं है। लेकिन साथ साथ आप देखिए कि रास्ते जो जिस तरह से बन रहे हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत के हामिल है। सिर्फ इतना ही नहीं सलमान आबिद साहब, आपको वो भी याद होगा कि अमेरिका ने भारत जो टैरिफ आयद कर दिया था तो भारत ने जो गड्ढा पाकिस्तान के लिए खोदा था वो तो उसकी अपनी कब्र बन गई और पाकिस्तान रीजनल सिक्योरिटी के बाद रीजनल डेवलपमेंट और फिर उसके बाद रीजनल इकोनॉमी के ऊपर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां हम इस अहम मुलाकात की बात कर रहे हैं उस मुलाकात के अंदर गजा के हवाले से क्या बात हुई उस पर भी बात करनी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद नाज़रीन आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अमरीकी सदर ट्रंप ने मंगल को अरब और मुस्लिम रहनुमाओं को गजा जंग खत्म करने और उसके बाद हुक्मरानी करने के लिए एक 21 नकाती मंसूबा पेश किया है। उनका यह भी कहना था कि यह जंग फौरी खत्म होनी चाहिए और इसराइल को मगरबी किनारे के हिस्से खत्म करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जबकि दूसरी तरफ कुछ गारंटीज उनको भी दरकार होंगी। मजीद अगर आज हम ताज़ा तरीन गजा की सूरत हाल पर बात करें तो 170 सेहूनी हमलों में 83 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। ये सूरत हाल नाकाबिले बयान है और उसके साथ साथ हमें उस अहम मुलाकात पर भी बात करनी है जो कि अमरीकी सदर और रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान हुई है। लेकिन ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि क्या उस मुलाकात से कोई नतीजा हासिल हो सका या नहीं। मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान मौजूद हैं। सर, आप मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो इसी मुलाकात की बात कर लेते हैं क्योंकि ये एक इंतहाई अहमियत की हामिल तस्वुर की जा रही है। इसमें डील होने जा रही थी F-35 और F-16 तैयारों की, मगर हतमी तौर पर अभी कुछ कहा नहीं जा रहा कि ये डील लॉक भी हुई है या नहीं। आप तुर्की में मौजूद हैं, मैं चाहूंगी कि आप इस पर रोशनी डालें। आई थिंक अगर तुर्की की पोजीशन देखें इन द रीजन, एक तो नेटो के वन ऑफ द लीडिंग मेंबर्स आफ्टर यूएस सबसे बड़ी फोर्स इनके पास है और तुर्की का अपना भी आई थिंक हाईटेक एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान है जिसमें शायद पाकिस्तान के साथ भी टेक्नोलॉजी सारा शेयर कीजिएगा। वो कान प्रोजेक्ट है जो 5th जनरेशन होगा। बाकी जो है इसमें अमेरिका की जब भी आई थिंक कमिटमेंट होती है वेपन सिस्टम तो इसमें जरूर कदमें लगाते हैं। आपको याद होगा F-16 पे भी एक कदम ये भी थी कि शायद भारत के अगेंस्ट आप ऑफेंसिवली यूज नहीं कर सकते। दूसरा जो था इनकी अपनी टीम होती है पूरी मॉनिटर करती है सिस्टम को, तो उस सिलसिले में आई थिंक कुछ चीजें होंगी
जिसमें बेसिकली टर्की और अमेरिका के दरमियान जो रिलेशनशिप है वेपन सिस्टम पे, उस पर थोड़ी चीजें आयरन आउट होने की जरूरत है। लेकिन टर्की को एंगेज करना, और अभी आई थिंक पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम की भी बात हो रही है, बिकॉज टर्की की भी डिजायर है कि वो एनर्जी को डाइवर्सिफाई करें और जो हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स हैं उन पे इंसार काम करें। तो उनका अपना एक प्रोजेक्ट है पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम के, जिसपे वैसे वेस्ट की बड़ी नजर रहती है। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि टर्की जो है इस इलाके में वेस्ट एशिया इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ आई थिंक मिलिट्री पावर। उनका इन्फ्लुएंस देखें सीरिया में, एंड देन ऑफ कोर्स इनडायरेक्टली इजराइल के ऊपर भी है। इसके अलावा उनके बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है विद कतर और मिडिल ईस्ट, और पाकिस्तान को वो बहुत ज्यादा रिगार्ड करते हैं। पाकिस्तान को एक्चुअली टर्क कहते हैं कि हमारा बॉर्डर ही भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर से शुरू होता है। इस्लामाबाद को अपना फोर्ट्रेस कहते हैं। तो इन आई थिंक तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो एंगेजमेंट है एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ टर्की के साथ, ये बड़ी प्रोनाउंस्ड है। ट्रम्प ने एक्चुअली प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान के वहाँ जाने से पहले ही कह दिया था कि एक बड़ी मेजर इसमें डेवलपमेंट होगी। तो काफी पॉजिटिव इशारे हैं। टर्की इस वक्त थोड़ा सा इकोनॉमिक स्ट्रेस जरूर है, इन्फ्लेशन है, और दे वुड आल्सो लाइक कि चीजें जो है मार्केट से ज्यादा खुलें और उनकी एक्सपोर्ट्स वगैरह जो है वो इस तरीके से आगे चले। तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह पॉजिटिव डेवलपमेंट ही होगी। ठीक है सलमान आबिद साहब, आप मुझे ये बताएं, जितनी भी मुलाकातें हम देख रहे हैं उसके अंदर गजा का मामला सेंटर ऑफ डिस्कशन है, खा वो अमरीकी सदर की मुलाकात रजब तैयब एर्दोगान से हो या फिर शहबाज शरीफ से हो। तो ऐसे में जो मुलाकातें हो रही हैं उसमें अमरीकी सदर की जानिब से जो एक 21 निकाती एजेंडा पेश किया गया है, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या अमन कायम करने में अमेरिका कामयाब हो जाएगा? क्योंकि अमेरिका की जानिब से पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर इसके ऊपर कोई सजेशन इस तरह से दी गई है जो कि एक पॉजिटिव अमल है। देखिए, ट्रंप की ख्वाहिश ये है कि वो ये क्रेडिट भी लें कि गज़ा के हवाले से उन्होंने जो अमन पैदा करने के लिए जो डेवलपमेंट की है और ये जो 21 पॉइंट एजेंडा उन्होंने दिया है, इसका क्रेडिट भी उनको मिले। और वो क्योंकि नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेटेड हैं, तो इसलिए वो और कह रहे हैं बार बार कि उन्होंने जंगें बंद की हैं और जंगों की बजाय वो मफाहमत डायलॉग की बात करते हैं। और आप देखिए कि उन्होंने मुस्लिम दुनिया को भी इंगेज किया हुआ है, उन्होंने तुर्की को भी इंगेज कर लिया, उन्होंने इसराइल को भी किसी सतह पे इंगेज किया हुआ है, उन्होंने भारत और पाकिस्तान को भी इंगेज किया हुआ है। यानी इंगेजमेंट की पॉलिसी तो बड़ी रिफ्लेक्ट होती है वहाँ पर। लेकिन मसला सिर्फ ये आता है कि वो इसराइल के हवाले से उसकी जो पॉलिसी है उसमें जो शिद्दत होनी चाहिए थी, जो एग्रेशन होना चाहिए था, जो इसराइल कर रहा है वो नज़र नहीं आती। और ये जो अरब दुनिया के अंदर ये खतरात बढ़ रहे हैं इसराइल की बर्तरी के हवाले से, इसराइल के हवाले से कि इसराइल जो है वो शायद मुस्लिम दुनिया को टारगेट करना चाहता है, अरब दुनिया को टारगेट करना चाहता है, वहाँ अभी थोड़े से डाउट्स हैं। और फिर दूसरी बात यह कि ये गजा फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने का अमल भी आप देखिए ना, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इस वक्त एक बहार आई हुई है और हर दुनिया का मुल्क जो है वो इस फ़लस्तीन को तस्लीम करने की बात कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो गजा है उसके अंदर हमास को निकाल कर अमेरिका को रेजोल्यूशन चाहता है और वो बार बार इस नुक्ते के ऊपर दे रहा है कि जनाब हम हमास को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमास को टॉलरेट नहीं करेंगे। तो अब ये सवाल मुस्लिम दुनिया के अंदर आएगा और मुस्लिम हुक्मरानों के अंदर आएगा। ये जो भी 6 मुस्लिम दुनिया के सरबराह की ट्रंप के साथ मुलाकात हुई है बशमूल पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के, तो ये एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है मैं समझता हूँ। जी सायरा जी, आपने भी ये 21 निकाती एजेंडा देखा, इसमें जो बात काबिल तारीफ है वो ये है कि अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया है कि मगरबी किनारे के हिस्से इसराइल को इजाजत नहीं होगी कि उसको किसी भी तरह कैप्चर करने की कोशिश करे। दूसरा कहा कि ये जंग फौरी रुकनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये महज एक स्टेटमेंट है या आपकी बार कोई संजीदा इकदाम उठाया जाएगा? वो कहते हैं कि हाय उस जूदों पे पशेमा का पशेमा होना। 3 साल से वहाँ पर वो कहते हैं खून की होली खेली जा रही है, वो नस्ल खुशी हो रही है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये तमाम ये सब घूमे हुए हैं या हम लोग पागल हैं, मुझे तो नहीं ये समझ आ रही। मतलब अगर मुझसे मेरी बात पूछे तो अभी कुछ दिन पहले उनका कोई बयान गुजरा था कि भाई इसराइल और वो एक सिक्के के 2 रुख हैं। तो ये जो हमारे जितने भी मुस्लिम उम्मा हैं, ये मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या किरदार होगा। मैं नहीं समझती कि ये बैठ के मतलब उस जो 21 निकाती एजेंडा है उसमें कुछ अपने पॉइंट शामिल करेंगे या उनके किसी पॉइंट से रूगर्दानी करेंगे या उसको वो करेंगे। मतलब जो इस वक्त सूरत हाल है, क्योंकि पिछले जो आपने 2 साल से जो हो रहा है, अभी ये सारी बातें छोड़ें, अभी जो खबरें जो आ रही थी, जो अभी उन्होंने वापस से जंगी मतलब ये तमाम जब मुआहदे चल रहे हैं, जब मुस्लिम उम्मा को इंगेज किया हुआ है, इब्राहिम अकॉर्ड का भी जिक्र है, फिर ये वो आगे, तब तक तो वो चीजें वहाँ रुक जानी चाहिए ना। जो ये फ्लोटेला जो गया है उसके ऊपर वहाँ पर रॉकेट लॉन्चर और पता नहीं क्या क्या बरसाए गए हैं। तो ये समझ नहीं आ रही कि एक तरफ
आप अमन की बात करते हैं, आपको ये शौक है कि आप एक अमन के प्याम्बर के तौर पर दुनिया में उभरे। दूसरी तरफ से जिस वक्त आप जंग बंदी नहीं करवा सके, और अब मुझे नहीं पता कि मुस्लिम उम्मा के कंधों पे क्या बोझ डाला जाएगा या क्या मनवाया जाएगा। पहले मुस्लिम उम्मा तो एक पेज पर आ जाए। भाई इसराइल को तो हम तस्लीम ही नहीं करते। समझ ठीक नहीं है आ रही सारा कि जी, वहाँ पर मुख्तलिफ मामलात पर गौर किया जा रहा है, कंसिडरेशन सामने आ रही हैं। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, जहां मैं इन मुख्तलिफ ऑप्शंस की बात कर रही हूँ, वहाँ एक तो ऑप्शन ये है कि मार्को रूबियो की सरबराही में एक वक्त बनाया जाए जो पैलेस्टीनियन अफेयर्स को इजिप्ट में बैठ कर लुक आफ्टर करे, और उसका दौरानिया तकरीबन 5 साल का है। लेकिन दूसरी जानब वो जिस फौज की बात कर रही हैं सायरा जी भी, वो वही है जो जनरल राहील शरीफ की क़यादत में कहा यह जा रहा है कि सिक्योरिटी के उमूर सर अंजाम देगी। तो क्या कोई नई फौज बनने जा रही है, या नया ऑपरेशन का तरीकाकार क्या होगा गजा में? इंतहाई काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन, क्या नाम लिया आपने, रहील शरीफ, फील्ड मार्शल सिपा सलार पाकिस्तान आसिम मनीर, शहबाज शरीफ और रहील शरीफ का आपने नाम लिया। ताज़ा हवा का एक खुशगवार झोंका सा महसूस हुआ है पूरे इस कमरे में इस नाम के आने से, और मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि ये जो नाम आपने लिया है, पाकिस्तान ने इसकी रस्मी मंजूरी यानी NOC जो है वो एक किस्म का दे चुके हैं, और 39 ममालिक शामिल हैं जिसका लीडर होगा, जिसका नाम आप ले रही हैं, रहील शरीफ। यानी लेकिन अभी मौके की मुनासबत से हम खुलकर बात नहीं करते, अगर मगर में इस चीज को यही करते हैं। लेकिन कहानी यह है कि गजा, जंगबंदी, मशरक़ वुस्ता, ये सबको मालूम हो गया है, और मैं अब तो 50 प्रोग्रामों में पहले भी कह चुका हूं कि अगर गजा में जंगबंदी होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान करवाएगा। यही वो कंट्री है जो मशरक़ वुस्ता में अमन लेके आएगा, यही वो कंट्री है। और अगली बात मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि अब दुनिया को समझ आ गई है मुनीज़े कि पाकिस्तान खड़ा कहाँ है। लेकिन यही बात मैं लेके ब्रिगेडियर साहब आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मेरे नाज़रीन को यह काइंडली बताइएगा कि हमने गजा में तो ये एक इम्पैक्ट ले आए, सऊदी अरब के साथ मुआहदा भी कर लिया, उसको हमने ये भी तड़ी दे दी है, पूरी दुनिया को कह सकता है सऊदी अरब कि अब वो सऊदी अरब हर किस्म की चीज, एटमी हथियार समेत कोई भी आप नाम ले ले, तमाम चीजें पाकिस्तान के साथ नथी हो चुका है। लेकिन ट्रिलियंस ऑफ रुपीस के मुआहदे तो उसके भारत के साथ है। अगर तिलक लगाकर, माथे पर सिंदूर लगाकर भारत कोई अटैक करने की खुदा न खास्ता कभी जुर्रत करता है, तो ये सऊदिया का जो ट्रिलियंस रुपीस के मुआहदे हैं, फिर सऊदिया कहां खड़ा होगा? ब्रिगेडियर साहब हमें समझाएं। आई थिंक एक पॉइंट सिर्फ मैं बता दूं, जो ईरान का पाकिस्तान का रिलेशनशिप है सऊदी अरेबिया ट्रायंगल का, ये बहुत इंप्रूव हुआ पिछले 1 साल में। और ईरानी सदर का UN जनरल असेंबली के फ्लोर पे कहना कि दे वेलकम पाकिस्तान सऊदी जो है एग्रीमेंट, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों से ज्यादा अक्लमंद है ईरान के प्रेसिडेंट, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस और हमारी जो लीडरशिप है शहबाज शरीफ साहब और सईद आसिफ। तो ये चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हो रही और देयर इज अ रियलाइजेशन के कलेक्टिवली हमने आगे चल रहे हैं। बाकी भट्ट साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैंने खुद यहाँ लास्ट टाइम वॉलंटियर किया था, तो मुझे भेज दें फ्रंट पे, और आज प्रोग्राम भी है अर्नब गोस्वामी के साथ रात को, वहाँ पे भी इंशाल्लाह एक मुकाबला होगा। भारत अभी जरूरत नहीं करेगा, पहले भी नहीं कर सकता, लेकिन अभी जो आई थिंक सऊदी अरेबिया के साथ मुआहदा हुआ है उसके अंदर एक बहुत बड़ी शिक है कि एक मुल्क पे हमला दूसरे पे हमले के बराबर कबूल किया जाएगा, और ये ऐसे मजाक नहीं, नेटो का आर्टिकल 5 है, उस टाइप की एक रिलेशनशिप है। बाकी वो फिजिकली क्या करते हैं इसके अंदर, जिस आपने बताया है कि भारत साथ इकोनॉमिक रिलेशन खत्म की जा सकती है, सऊदी अरेबिया के पास अपनी मिलिट्री एक्सपर्टीज है, वो ऑफर कर सकते हैं, बिकॉज एक बामी मुआहदा है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि हमारा जो इन्फ्लुएंस है अभी पाकिस्तान का बे ऑफ बंगाल से लेके मेडिटेरेनियन सी तक चला गया, तो ये आपका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है, तो इतनी बड़ी अल्लाह की फजल से ये कामयाबी है। बाकी भारत को अगर शक है तो टेस्ट कर ले, पहले इन मुआहदों से पहले भी हमने उनका मुंह तोड़ा था, और अभी आई एम श्योर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है भारत में कि अभी बहुत मुश्किल हो गया। दूसरा SCO का बहुत बड़ा फैक्टर है, जब अमेरिका से जूते पड़े तो फिर वो भागे प्रेसिडेंट शी के कदमों में जाके गिरे, वहां भी तो देखें एक फोरम है SCO में, प्रेसिडेंट पुतिन, प्रेसिडेंट शी नहीं चाहते कि 2 SCO ममालिक के दरमियान लड़ाई हो, वहां भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है। भारत को समझाया गया कि इंसान के बच्चे बनो, एक नॉर्मल स्टेट बन करें, तमाशे बंद करें। तो मेरे ख्याल में भारत का बहुत बुरा टाइम चल रहा है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान सक्सेस से समेटेगा। बाकी जो है थोड़ा सा चीजों को बजाय इसके कि स्ट्रीट टॉक हो,
ये रिलेशनशिप ग्रेजुअली इवॉल्व। भारत का बुरा टाइम चल रहा है, एक तरफ तो वकार खान साहब, दूसरी जानिब आपने कह दिया हो तो टेस्ट कर लो। वो 6-0 के बाद 60-0 वाली बात मुझे याद आ गई और मुझे ये सोचकर अफसोस हो रहा है कि भारत का क्या बनेगा अगर उसने ये टेस्ट करने की जसारत कर ली। खैर, जहां तक हम गजा की सूरत हाल पर बात कर रहे थे तो ये बड़ी बड़ी बैठकों में तसव्वुर किया जा रहा है कि आने वाले वक्तों में, आने वाले कुछ दिनों में कोई अहम फैसला मुतवक्के है, कोई अहम ऐलान आ सकता है। इसी के साथ एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कि नौजवान नस्ल को आखिर हो क्या गया है। नाज़रीन, नेपाल के बाद भारत में भी जेनजी की जानिब से बड़ी कार्रवाइयां देखने में आ रही हैं। यूं लगता है कि भारत की हुकूमत डामाडोल होती दिखाई दे रही है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, आप साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। दुनिया में सियासी अखाड़ा सज चुका है। नेपाल के बाद लद्दाख में बहुत बड़े मुजाहरे देखने में आ रहे हैं, जिन्हें ब्लडलीस्ट डे कहा जा रहा है क्योंकि 4 अमवात हो चुकी हैं। भारत में हुकूमत के तख्त को कोई झटका लगने वाला है, बज़ाहिर तो इसी तरह लग रहा है। वकार खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आप मुझे ये बताएं, जब हम देखते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को टारगेट किया जाता है तो फिर कुलभूषण यादव निकल आता है। हमारे यहाँ जितनी भी बदअमनी की कार्रवाइयाँ होती हैं उसमें भारत मुलव्वस पाया जाता है। लेकिन अगर भारत के अंदर लद्दाख में कहीं पर इस किस्म के वाकयात देखने में आ रहे हैं, जेनजी रिटेलिएट कर रही है, हुकूमत के खिलाफ कर रही है, या जो भी उनके तकाजे हैं, तो भारत बजाय इसके कि उसको ओन करे, उसका ये कहना है कि इसमें कोई और मुलव्वस है, खा वो चीन हो या पाकिस्तान हो या कोई और मोहरा तलाश कर रहा है। आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है, इसके पीछे हकीकत क्या है? जी, मेरे ख्याल में भारत के बुरे दिन शुरू हैं और अगर भारत की फॉल्ट लाइन देखिए, मेरी अपनी असेसमेंट है, मैं इस बुक भी कर रहा हूँ। 12 फॉल्ट लाइन्स है, लेकिन अभी 5 इस वक्त जो है ना उभर के सामने आई हैं। भारत के नक्शे को अगर आप देखें, नॉर्थ ईस्ट बर्न कर रहा है, मणिपुर, मोदी साहब फिर 2-2.5 साल बाद वहाँ पे गए और कोई वहाँ पे रिसेप्शन नहीं, बर्न कर रहे, सिविल वॉर। इसके बाद नागालैंड है। फिर इधर आ जाए तो 2 रियासतें जो है, एक ऑक्यूपाइड रियासत है साउदर्न लद्दाख की या यूनियन टेरिटरी है, और एक भारतीय पंजाब है जहाँ पे बहुत बड़ा इशू बिटवीन उर्दू स्पीकिंग और पंजाबी जो इस वक्त चल रहा है, और वहाँ भी कह रहे हैं कि रवांडा जैसी सिचुएशन हो सकती है। तो लद्दाख में ये हुआ है कि बेसिकली अभी बात बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। वो कह रहे हैं जी कि आपको ब्रेक अवे करना ही नहीं चाहिए था। जब आपने तोड़ा ऑक्यूपाइड कश्मीर को, आपको याद होगा 2 हिस्सों में, तो 2 रियासतें बनाने की बात थी, क्योंकि आबादी कम है, एरिया बहुत ज्यादा है, और क्योंकि इसमें चाइना का अपना इंटरेस्ट है। 2 जगह बॉर्डर करता है चाइना और पाकिस्तान के साथ, मतलब है तो ऑक्यूपाइड है। उसमें फिर एक मूवमेंट चली थी कि अगर आपने रियासत बनाने तो हमें हुकूक दें, असेंबली हो, उसके बाद हमारी सीट्स हो, जॉब्स मिले। बहुत बुरी हालत है वहाँ पे। सोनम वांगचुक है जो वहाँ के लीडर हैं, जिनको भी अरेस्ट करने की बात हो रही, जिस आपने कहा कि भी उनको इल्जाम लगाया जाए कि पाकिस्तान का विजिट किया था, तो ये वहाँ से आग लगी है। तो मैं बड़ा आई वाज लाफिंग कि भारत की अपनी जो मैनेजमेंट है, अपनी जो पावर्टी है, बैड गवर्नेंस की वजह से और आरएसएस की पॉलिसी की वजह से सब कुछ होता है, इल्जाम पाकिस्तान पे आता है। तो बहुत बुरे हालात हैं, क्योंकि उसमें बीजेपी का ऑफिस जलाया गया है, वहाँ पे मिलिट्री को फिर आना पड़ा, उसमें कर्फ्यू लगा। आपने एक्टिव रिपोर्ट से शायद 12-13 लोग मारे गए हैं और उसमें 70 से ज्यादा जख्मी है। और बड़ी सेंसिटिव जगह है कि अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ होती है तो ये ब्रेक कर सकता है भारत से, और उसके बाद फिर ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक बहुत बड़ी मूवमेंट चल सकती है। वहाँ भी एक एनपीए अरेस्ट हुए, उनके जो है मलिक साहब भी हैं, और उनके अगेंस्ट भी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। फिर इंडियन पंजाब, तो ये तीनों जो इलाके हैं वो लिंक्ड हैं कि यहाँ बहुत ज्यादा इंतशार है, और मेरे ख्याल में चीजें जो है बहुत आई वुड से एडवर्स सिचुएशन की तरफ जाएंगी। हाँ, भारत के मुख्तलिफ इलाकों में इस किस्म के प्रोटेस्ट देखने में आ रहे हैं और हर जगह का अपना ही एक नैरेटिव है कि वहाँ पर क्यों इस किस्म के रवैये इख्तियार किए जा रहे हैं लोगों की तरफ से, या लोग हुकूमत के खिलाफ क्यों आवाज़ें उठा रहे हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का ये कहना है कि हुकूमत इसमें एग्जिट स्ट्रैटेजी ले रही है। जो हजीमत का सामना करना पड़ा, अब वहाँ इस सूरत हाल पे एग्जिट स्ट्रैटेजी ले रही है कि ये हो सकता है पाकिस्तान हो सकता है चीन हो, लेकिन ये सारी सूरत हाल ओवरऑल नुकसान पहुंचा रही है भारत को। शहजाद भट्ट साहब, आप मुझे ये बताएं कि एक जानब ये जो लद्दाख में मुजाहरे हो रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि मोदी का डाउनफॉल हो गया, भारत का डाउनफॉल हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें खालिस्तान की तहरीक भी जोर पकड़ रही है। आपको ये दिख ही रहा होगा इसमें। दुरुस्त कह रही हैं मुनीज़े। देखें, भारत की अगर इस वक्त आप सूरत हाल को गौर करें तो टेरिबल का लफ्ज़ मेरा ख्याल है मुझे मेरे मुंह से जरूर निकलेगा। आप देखें कि कश्मीर मुस्लिम, खालिस्तान सिख, और अब लद्दाख के शहर ली 4 अफराद अभी आपने बताया मारे गए, सैकड़ों गाड़ियां नजर आतिश कर दी, सरकारी इमदाद को नुकसान पहुंच गया, बेड़ा गर्क हो गया भारत का अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे लेकिन कभी भी दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। कहने का मतलब यह है, ये इसके तकब्बर गरूर जो इसको था
और ये 22 था और ये कह रहा था मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। भारत कहता था पाकिस्तान की खुद बच गई ना, इतना ईंट बच गई। यही होता है। ये नए नौजवान नस्ल को सीखना चाहिए कि कभी दूसरे का बुरा नहीं सोचते। जो दूसरे का बुरा सोचेगा वो इसी तरह तबाह बर्बाद। और ये अब एंड पर आ गया है। अब जो ओपोजिशन है भारत की पार्लियामान में बैठी हुई है वो उसने भी सर उठा दिया है। और वो पहले वो भी जरा डाउन थी, अब वो भी स्टैंड ले गई। यानी हर तरफ से अगर आप कहें ना कि अगर भारत को घेरा जा रहा है तो इसमें मुझे तो कोई हैरानकुन बात नहीं। लेकिन वो कहता है ना 100 सुनियार दी 1 लोहार दी। पाकिस्तान ने सिर्फ 1 लोहार वाली सट मारी है और अभी तक चीखें जो है वो बुलंद से बुलंद होती जा रही हैं। और आखिरी लाइन मुनीज़, भारतीय फौज सड़कों पर निकल, आप बात कर रही है लद्दाख की, आप बात कर रही है कश्मीर की, आप बात कर रही है खालिस्तान तहरीक की। और भाइयों थोड़ी फौज जिसने जंग करनी है, माथे पे तिलक लगाकर सिंदूर लगाकर वो सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही है, रोटी दियो। ओ खुदा की कसम, उनकी आप जरा तस्वीरें निकाल लें। 8 करोड़ के करीब वो आबादी है जो इस वक्त वहां पर मुफलिसी की जिंदगी गुजार रही है। एग्री यार, एक मुफलिसी ठीक कह रही है मुनीज़े, मुफलिसी की जिंदगी गुजार रही है भारत में। लोग सड़कों पे मर रहे हैं, फौज जड़ी है वो सड़कों पर आ रही है वर्दियां पहन के, और इसने जंग करनी है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन ये जो सारी सूरत हाल खराब हो रही है, ऐसे में सलमान आबिद साहब आप देखें, आपको नहीं लगता कि भारत की जो इंतहा पसंद पॉलिसी है उसी की वजह से इस खित्ते का अमन दाव पे लग गया है? और अभी अगर हम लद्दाख की बात करें तो क्या ये मामला लद्दाख पर रुकेगा या भारत के अंदर मजीद बढ़ता ही चला जाएगा और मोदी की हुकूमत को लेकर ही डूबेगा? साथ ही साथ आप ये देखें कि भारत की जानिब से सोनम वांगचुक को इसका मोरद इल्जाम ठहराया जा रहा है कि भाई आप ये सारी लीड कर रहे हैं और यहाँ पर इश्तियाल आप लोगों की वजह से फैल रहे हैं, आप इसकी सरबराही ही कर रहे हैं। तो वही बात हो गई कि इल्जाम किसी और पर लगा देना और अपना जो किबला है वो दुरुस्त नहीं करना। देखिए, भारत में ख़ास तौर पे जो नरेंद्र मोदी की पॉलिसी थी, एक तरफ तो वो सेकुलर रियासत के मुकाबले में हिंदुआता की रियासत की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ उनका एजेंडा मुस्लिम दुश्मनी का भी है, और तीसरी तरफ वो पाकिस्तान दुश्मनी का एजेंडा भी रखते थे। इन तीनों के अंदर जो इस वक्त भारत की सियासत है वो दाखिली कशमकश का शिकार हो चुकी है, तकसीम हो चुकी है। और जो नरेंद्र मोदी का कार्ड था हिंदुआता का, वो भी बड़े बुरे तरीके से पिटा है। और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के साथ उन्होंने लास्ट एडवेंचर किया है, मुहिम जोई की है, उसके बाद उनकी हिंदुआता की सियासत के ऊपर भी सवालिया निशान है। अच्छा, अब लद्दाख में भी देखिए, नेपाल में भी देखिए, बांग्लादेश में भी देखिए, जो तब्दीलियाँ आ रही हैं वो सारी कोई भारत के हक में नहीं है। और पाकिस्तान, जिसको वो समझता था कि वो कोई बड़ी ताकत नहीं है, पाकिस्तान ने अपनी बर्तरी साबित करके इस खित्ते के अंदर अपना एक बैलेंस और तवाज़ुन जो है वो आलमी दुनिया के सामने पेश कर दिया है। तो भारत की मुश्किलात तो बड़ी हैं। और ये जो ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर के अंदर उनकी इंतहा पसंद पॉलिसियाँ हैं, लद्दाख में अब देखने को मिल रहा है, ये सारी चीज़ें जाहिर करती हैं कि मोदी परेशान है। लेकिन मोदी का मुस्तकबिल जो है वो अगले माह जो बिहार के इलेक्शन हैं उससे वाबस्ता है। वहाँ देखना होगा कि जो बाहर के इलेक्शन है वहाँ क्या रिजल्ट आता है। अमूमी तौर पे तो यही कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन में नरेंद्र मोदी को शिकस्त होगी, लेकिन अगर वो जीत जाते हैं तो फिर उनकी जो हिंदुआता की जो सियासत है उसको थोड़ा सा जैसे कहते हैं जान मिलेगी। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि इस वक्त भारत की जो इंतहा पसंद पॉलिसी है उसने पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज क्रिएट कर दिया है, रीजनल पॉलिटिक्स के लिए क्रिएट कर दिया है, और दुनिया समझ रही है कि इस इंतहा पसंद पॉलिसी के नतीजे में अमन कायम नहीं हो वक्त की किल्लत के बायस मुझे सायरा जी को भी शामिल गुफ्तगू करना है। सायरा जी, सलमान आबिद साहब कह रहे हैं कि अगर मोदी जीत जाए, हमें तो इसके इम्कानात नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अपने मुल्क के अंदर से ही आवाजें उठ रही हैं कि जो जंग में हारने के बाद शर्मिंदगी उठाना पड़ी और उस पूरी कौम को, भारत को, तो वो तो मोदी से वैसे ही जान छुड़ाना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि कहीं कोई कामयाबी के इम्कानात हैं, कीपिंग इन माइंड जो कि अभी वहां पर मुजाहिरे किए जा रहे हैं? मुनीज़े, आप जब सब बता रही थी और मैं हंस रही थी कि बेचारे मोदी ने ये तमाम खड़ाक पाला बिहार इलेक्शन के लिए, और सबसे अच्छी बात ये हुई कि ना वो पहलगाम वाक़या करता, ना हमारी अफवाज पाकिस्तान उनको मुंह तोड़ जवाब देती, और ना आज वो कहते हैं कि खित्ते में पाकिस्तान का वो पाकिस्तान इतनी अहमियत का हामिल होता। जी, तो ये उन्होंने किया, वो सारी कामयाबियां हमारे हिस्से में आ गई। बाकी उनके लिए पैगाम है कि जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है वो गड़े में खुद गिरता है। पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर हो, यहाँ पर हमले हो, जो बलूचिस्तान में इन्होंने अपना नेटवर्क फैलाया हुआ है, लेकिन मोदी साहब अपने मुल्क को ना संभाल सके। और जिस तरीके से ये सारा कुछ हुआ,
और देखिए आगे क्या होता है। और क्योंकि वो मजहब का चूरन बहुत ज्यादा देर तक दिखता नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर मजहबी जुनूनियत पैदा की और जिस तरीके से सारा वो किया, अब वहाँ पर जाहिर है पूरी दुनिया सब वो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। और तमाम जो अभी जो जेनजी है, जो उनमें शऊर है, जो चीजों को जिस तरीके से वो देखते हैं, तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है तमाम हुक्मरानों के लिए कि जब मुल्क में नाइंसाफी होगी, जब मुल्क में वो वसाइल का सही तकसीम नहीं होगी, जो नौजवानों में जो वहाँ पर भी यही मसाइल है ना, गुर्बत में है, बेरोजगारी मसाइल है। बिल्कुल। और ये जो मुजाहिरों का सिलसिला है ये लद्दाख तक रुकने वाला नहीं है। इसके बाद ये किस तरह पूरे भारत को अपनी लपेट में लेता है और मोदी की हुकूमत का खात्मा होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, वकार खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, सलमान आबिद साहब, शहजाद हुसैन भट्ट साहब और सायरा जी आपका भी। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।